हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, ही इज द ऑफिशियल हेड ऑफ द कंट्री, इज द ऑफिशियल हेड ऑफ द कंट्री। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल 52 में प्रोविजन है द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में प्रोविजन है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इस वीडियो पे मैं आपको पूरे डिटेल प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट का उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, मतलब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा उनका इलेक्शन कैसा होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं, प्रेसिडेंट का सैलरी क्या होता है, तो उनका टेन्योर क्या होता है, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये है वेरी इंपॉर्टेंट पावर, प्रेसिडेंट का पावर और प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर है, उनका पावर के बारे में मैं बताऊंगा। इसको मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीचमेंट किया जाता है। सो पहले डिस्कशन करेंगे क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। क्वालिफिकेशन में जो पहला चीज है सिटीजन ऑफ इंडिया। तो he should be the citizen of India and minimum age 35 years होना चाहिए, and he should have qualified for the election as a member of the Lok Sabha, member of the parliament, लोक सभा पार्लियामेंट के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। and the most important eligibility criteria is he should not hold any office of profit either under central government, state government or any local authority or public sector। तो ये कहीं पे भी एक प्रॉफिटेबल पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर किए होंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। रेजिग्नेशन देने के बाद ये प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ये हो गया क्वालिफिकेशन। अभी बताऊंगा इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन में क्या होता है, जैसे आपको पता है इंडिया का जो प्रेसिडेंट ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। rather he is elected by the elected member by the people। तो हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो लोग डायरेक्टली इनको इलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर कौन होते हैं, the MP and MLAs of all the state and union territory of Delhi and Puducherry, union territory of Delhi and Puducherry। ये यूनियन टेरिटरी का ऑल द MPs and MLA इधर पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके लिए क्या होता है ना, पहले आपको 50% प्रपोजर होना चाहिए। जो नॉमिनेशन होगा प्रेसिडेंट का, पहले आपको 50% प्रपोजर होना चाहिए एंड रेस्ट 50% इलेक्टर्स सेकेंडर्स होना चाहिए। तो पहले 50% प्रपोजर एंड नेक्स्ट 50% सेकेंडर होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वोट कैलकुलेट किया जाता है, एक MP का जो वैल्यू ऑफ वोट होता है वो ऑल MLAs ऑफ ए स्टेट, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MP इन दैट स्टेट, तो वो उसका वैल्यू ऑफ वोट हो गया एक MP का। देन एक MLA का वोट क्या होता है ना, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ MLA ऑफ दैट स्टेट एंड इनटू 1/1000। तो ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ए MLA हो जाता है। तो ये जो वैल्यू निकलता है इसको कोटा बोलते हैं। एंड ये जो कोटा जिसका 50% से ज्यादा होगा तो he will be elected as the president of India। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो प्रेसिडेंट इंडिया हो गए, तो इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, तो उनके बाद उनका आता है शपथ ग्रहण। तो इनका जो ओथ है, शपथ को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। तो जो ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट रहेंगे तो तभी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको शपथ दिलवाएंगे। नेक्स्ट आपको
पता है हेड ऑफ द कंट्री होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारा देश का हेड है और वो जहाँ रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, जो कि दिल्ली पे है। ये सब आपको पता है, जो कि दिल्ली पे है राष्ट्रपति भवन। एंड इनका सैलरी 5 लाख होता है। लेटेस्ट इनका सैलरी 5 लाख। इसके अलावा इनको बहुत कुछ फायदा मिलता है, जैसे कि फ्री अकोमोडेशन इन राष्ट्रपति भवन, देन फ्री टूर, जितने भी ऑफिशियल टूर होता है गवर्नमेंट टूर, ये सब फ्री में जाएंगे और बहुत कुछ फ्री सर्विस इनको मिलता है। पहले जो हमारा राष्ट्रपति थे उनका पहला राष्ट्रपति फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारा पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट जबकि सेकेंड प्रेसिडेंट बने। उसके बाद प्रणब मुखर्जी हमारा 13th प्रेसिडेंट थे। एंड अभी का जो हमारा प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद, ये 14th प्रेसिडेंट। प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा पाटिल थे एंड हु इज द फर्स्ट woman to become president, प्रतिभा पाटिल 12th प्रेसिडेंट। तो अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस सेशन का, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर रहता है। सो मेनली प्रेसिडेंट के पास एक रहता है एजुकेटिव पावर, उसके बाद रहता है लेजिस्लेटिव पावर, उसके बाद रहता है फिनेंशियल पावर, उसके बाद रहता है जुडिशियल पावर, देन प्रेसिडेंट के पास रहता है डिप्लोमेटिक पावर, देन मिलिट्री पावर, देन इमरजेंसी पावर रहता है प्रेसिडेंट के पास। तो पहले देखेंगे एजुकेटिव पावर के बारे में, क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, फिनेंशियल पावर क्या होता है, जुडिशियल पावर क्या होता है, डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है, मिलिट्री पावर क्या होता है, देन इमरजेंसी पावर क्या होता है। एक एक पावर को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एजुकेटिव पावर, by name itself you can see all the educative actions of the government of India are formally taken in his name। जितने भी एजुकेटिव एक्शन होता है ये प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, जिनको एजुकेटिव पावर बोला जाता है। He appoints Prime Minister, Chief Justice of India, other judges of Supreme Court and High Court, and Attorney General of India, Comptroller Auditor General, then Chairman and other member of the Union Public Service Commission, Chief Election Commissioner, Governor of all the states and member of Finance Commission। तो ये सब अपॉइंटमेंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। इसके अलावा all the executive action of government of India are formally taken in his name। जितने भी गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट मतलब टेंडर कॉल नोटिस हो गया, it happens on behalf of the government of India, that is on behalf of the President of India। फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पे दिया जाता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट दिया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पे दिया जाता है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या आता है, पहले ये क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन होता है, पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन में ये एड्रेस करते हैं। उसके बाद इस अमंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग में ये एड्रेस करते हैं। ये अपॉइंट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इफ वैकेंट। तो अगर लोकसभा में कोई स्पीकर नहीं है और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो ये इनको अपॉइंट देते हैं। इसके अलावा ये राज्यसभा का चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को भी अपॉइंट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेट्स 12+2 MPs टू पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 12 MP नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा को, ये इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एड्स, देन कल्चर, ये सब फील्ड से, एक्टिंग, ये सब फील्ड से बिलोंग करते हैं 12 लोग और इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं डायरेक्ट टू राज्यसभा। देन ये जो 2 नंबर एंग्लो इंडियन लोगों को ये लोकसभा को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो ये इनका लेजिस्लेटिव पावर में आता है। देन सर्टेन बिल्स नीड परमिशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कुछ बिल है जो कि प्रेसिडेंट के
प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो फाइनेंशियल पावर है, ये प्रेसिडेंट का क्या क्या रहता है। प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर द मनी बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कोई अगर बिल, मनी बिल है, वो इंट्रोड्यूस होना चाहता है तो प्रेसिडेंट का परमिशन लेना चाहिए। उसके बाद ही पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नहीं तो इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। तो कुछ ऑल ऑफ सडन कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ा कुछ इमरजेंसी में, तो ही कैन टेक एडवांस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड जो है उससे वो एडवांस ले सकते हैं। देन ये कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। एवरी 5 ईयर में ये फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का ना, बाय दिस पावर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आल्सो ही सीक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी लॉ। अगर उनको कुछ डाउट होता है कुछ लॉ के बारे में, तो कुछ फैक्ट के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। हालांकि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है वेदर ही विल follow it, obey it, or he will not obey it, not accept it. It depends upon his will. So प्रेसिडेंट के इच्छे के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये जुडिशियल पावर के अंडर आता है। नेक्स्ट जो आता है डिप्लोमेटिक पावर। प्रेसिडेंट का जो डिप्लोमेटिक पावर है क्या है ना, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट साइन होता है, नेगोशिएशन होता है, तो it is done on behalf of the president, on behalf of the president, and he sends diplomats to various countries and international organizations. तो this is diplomat power of the president. उसके बाद इनका मिलिट्री पावर आता है। मिलिट्री पावर क्या ना, he is the supreme commander of defense forces, that is army, navy and air force. army, navy, एयरफोर्स। एयरफोर्स का ये तीनों फोर्स का ये सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, एंड ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये तीनों फोर्स का चीफ को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ओनली डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। किसी देश के साथ अगर वॉर हो रहा है और वॉर कंप्लीट होने के बाद जो पीस हमको डिक्लेयर करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं। प्रेसिडेंट का जो इमरजेंसी पावर होता है, ये नॉर्मली 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी पावर होता है। एक नेशनल इमरजेंसी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में बताया गया है, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 में बताया गया है, एंड फाइनेंशियल पावर इमरजेंसी आर्टिकल 360 में बताया गया है। ये इसको याद रखना बहुत इजी है। ये देखिए 352 पहले आप याद रख लीजिए नेशनल इमरजेंसी, और उसके बाद एवरी 4 ऐड करते जाइए। सो 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है ना, जब कोई वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, नहीं तो आर्म फोर्स का रिवेलियन होता है, तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। एंड ये अभी तक 3 बार डिक्लेयर कर चुके हैं हमारे देश में। पहले है 1962 में जब चाइना के साथ वार हुआ था। देन उसके बाद 1971 जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ था। देन 1975 कुछ इंटरनल काज के वजह से ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। तभी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किए थे। देन उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। किसी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर रिजाइन दे दिया और उसका पार्टी पावर से मतलब मेजोरिटी अटेंड नहीं कर पाया पावर में, तो तभी प्रेसिडेंट रूल लागू होता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लागू होता है। देन उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। अगर देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट आता है, देन स्टेबिलिटी हिल जाता है देश का, तभी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। ये था पावर। इसके अलावा प्रेसिडेंट का कुछ स्पेशल पावर रहता है जिसको वीटो पावर बोलते हैं, पावर ऑफ वीटो बोलते हैं।
तो नॉर्मली ये वीटो जो हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उनके पास 3 काइंड ऑफ वीटो है। एक है एब्सोल्यूट वीटो, और एक है सस्पेंसिव वीटो, और एक है पॉकेट वीटो। तो इंडिया का प्रेसिडेंट और एक वीटो है जो कि क्वालिफाइड वीटो, वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो रहता है। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो है ये किसी भी बिल को विथहोल्ड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं लेजिस्लेशन के बाद, पास होने के बाद, तो उसको एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। सस्पेंसिव वीटो क्या करते हैं? ये सेंड बैक करते हैं पार्लियामेंट को, ये सेंड बैक करते हैं एंड टू रिकंसिडर इसको ये वापस कर देते हैं पार्लियामेंट को, तो उसको क्या बोलते हैं ना, सस्पेंसिव वीटो। इसके अलावा और एक वीटो है पॉकेट वीटो। ये जो पॉकेट वीटो है, विदाउट टेकिंग एनी एक्शन ही कैन कीप ए बिल पास्ड इन पार्लियामेंट, तो इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो उसके बाद देखेंगे जो प्रेसिडेंट है, नॉर्मली तो उनका जो टेन्योर है 5 साल के लिए होता है, लेकिन उससे पहले भी इनको निकाला जा सकता है और नया प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। सो कैसे किया जाता है? आर्टिकल 61 एक्सप्लेन्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट क्या होता है? अगर उनका टेन्योर जो 5 ईयर होता है, 5 ईयर पूरा होने से पहले अगर उनका पदवी से निकाला जाता है तो इसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। सो दिस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये कोई भी हाउस में इसको इनिशिएट किया जाता है। एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस शुड साइन विथ ए नोटिस प्रायर टू 14 डेज। सो एक 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, दैट वी हैव दिस मेनी एलिगेशंस अगेंस्ट यू एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। देन दैट एलिगेशन शुड पास इन दैट हाउस विथ 2/3 मेजोरिटी। जिस भी हाउस में ये इसको इनिशिएट किया गया है उस हाउस में 2/3 मेजोरिटी में ये पास होना चाहिए। उसके बाद ये नेक्स्ट हाउस को जाना चाहिए। अगर राज्यसभा में पहले हुआ है उधर पास होके लोकसभा में आएगा, एंड लोकसभा में अगर पहले इनिशिएट हुआ है इधर पास होके राज्यसभा में। तो दोनों हाउस में ये पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट किया जाता है। नॉर्मली इनको जो टेन्योर होता है 5 साल के लिए होता है, तो 5 साल से पहले इनको निकाला जा सकता है। एंड ये अगर 5 साल से पहले रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, कुछ उनका पर्सनल के वजह से ये रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। और अगर उनका एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाता है, सडन डेथ हो जाता है तो प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट रहता है। एंड अगर ये कभी जाते हैं ऑफिशियल टूर पे जाते हैं और ये अपने ऑफिस पे नहीं रहते हैं, तो हमारा जो है वाइस प्रेसिडेंट ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट। तो ये वीडियो पे इतना ही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।